केमिस्ट्री क्लास में एक बार आपका फिर से वेलकम है। और आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के बारे में, मीन्स अभिक्रिया के वेग नियम के बारे में। और अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं। अभी जरा हम ये देख लेते हैं कि ये रेट लॉ ऑफ रिएक्शन पे, मीन्स अभिक्रिया के वेग नियम पे कितने तरीके के क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। जैसे बाय द वे अगर कोई रिएक्शन है, जैसे 2NO + O2 = 2NO2, अगर ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन गैस से क्रिया हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, अगर इस रिएक्शन में हमको कोई भी एक वैल्यू, जैसे ये खर्च होगा, आपको पता है, ये भी खर्च होगा, ये बनेगा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू हमको पता हो, हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स NO के खर्च होने की दर पता हो, और इसके खर्च होने की दर पूछा जाए या इसके बनने की दर पूछा जाए, या बाय द वे इसके खर्च होने की दर हमको पता है, इसके खर्च होने की दर पूछी जाए या इसके बनने की दर पूछी जाए, या अगर इसके बनने की दर हमको पता है और इन दोनों के खर्च होने की दर पूछी जाए, तो ये इस तरीके के जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके के सवाल हम इसी पे करेंगे। और अब हम जरा ये बात आपसे करना चाहते हैं कि रेट लॉ जो होता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए लिखते कैसे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोई रिएक्शन ये ले लें, M1A + M2B = N1C + N2D। अब इसमें आप समझते हैं A और B रिएक्टेंट हैं, C और D प्रोडक्ट हैं। अच्छा, ये A का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, B का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, C का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और D का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में आप जानते होंगे। आप यह भी जानते रहेंगे किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन एंड आर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के आर्डर के बेस पर भी हम किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं, बशर्ते चूंकि आर्डर आपके लिए शायद नया टर्म है, आर्डर के बारे में आप ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो आर्डर के बारे में जब हम बात करेंगे आगे, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ों के बारे में फिर से बात करेंगे। तो अभी केवल ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किस तरीके से रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का लिखते हैं वो आपसे हम बात करने वाले हैं। ये रिएक्शन हमने ले लिया। अभी रेट लॉ ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, इसके मायने क्या है वो जरा समझ लें आप। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट A और B दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। और अच्छा, एक चीज़ आप और भी बड़ी बात है, ये रिएक्टेंट A और B दोनों हैं और दोनों की कंसंट्रेशन रिएक्शन में डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम रेट से डिक्रीज होगी तो ये गलत है, यहाँ पे गलत है आप। वाकई में क्या होगा, रिएक्शन में जितने टाइम में A का M1 मोल खर्च होगा उतने ही टाइम में B का M2 मोल खर्च होगा। और यह भी आवश्यक नहीं है, आप समझते भी हैं, यह भी आवश्यक नहीं है कि M1 और M2 की वैल्यू बराबर ही रहे। तो हो सकता है रिएक्शन में A का M1 मोल खर्च होगा तो उतने ही टाइम में B का M2 मोल खर्च होगा, और रिएक्शन में उतने ही टाइम में C का N1 मोल बनेगा और उतने ही टाइम में D का N2 मोल बनेगा। तो ये चीज़ें समझे आप, किसी भी चीज़ के खर्च होने की दर या बनने की दर हमेशा बराबर होगी नहीं, बराबर केवल एक ही केस में होगी, कब, जबकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके सेम रहे। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा वो कैसे हम लिखेंगे वो जरा समझ लें आप। सबसे पहली बात ये है, सबसे ज़रूरी बात भी है कि वाकई में किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी पर मोल कंसंट्रेशन डिक्रीज होने, या जो प्रोडक्ट है उनकी पर मोल कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बेस पर जो हमको इक्वेशन मिलता है उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन।
ये बातें समझ रहे हैं आप? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी भी रिएक्शन में अभिकारक की प्रतिमोल सांद्रता घटने या उत्पाद की प्रतिमोल सांद्रता बढ़ने के बेस पर जो इक्वेशन लिखा गया होता है, उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। वही रेट लॉ है। अब एक टर्म आपको मिला, आपको हमने बताया कि पर मोल या प्रतिमोल। तो पर मोल का मतलब आप समझते हैं, पर मोल का मतलब होता है 1/मोल। ये समझते हैं ना, पर मोल का मतलब 1/मोल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको कहाँ से मिलेगा? तो अच्छे से आप जानते हैं, ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्शन में ए, बी, सी और डी के, जो कि m1, m2, n1 और n2 हैं, यही है इनके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स भी यही है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यही है। तो चीज़ पर ध्यान दें आप, हमने क्या बोला था? 1/मोल मीन्स ए के सेंस में हम क्या लिखने वाले हैं? 1/m1। बी के सेंस में क्या लिखेंगे? 1/m2। सी के सेंस में लिखेंगे 1/n1 और डी के सेंस में 1/ नंबर ऑफ मोल्स मीन्स n2। अब इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं, रिएक्टेंट के सेंस में हमेशा नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट के सेंस में हमेशा पॉजिटिव साइन। रिएक्टेंट है ना, तो क्या करेंगे? नेगेटिव साइन, और ये प्रोडक्ट हैं तो इनके सेंस में हम क्या करेंगे? हमेशा पॉजिटिव साइन। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा वो हम कैसे लिखेंगे? लिखते हैं R इक्वल टू, R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। तो R इक्वल टू रिएक्टेंट ए के टर्म में हम लिख रहे हैं, तो पहली बात तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव 1/ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो 1/m1 इंटू dA/dt। अब आगे हम बढ़ें उससे पहले हम चाहते हैं कि ये dA/dt क्या है वो आपसे हम जरा बात कर लें। तो आप ये समझते हैं ना कि ये कैपिटल ब्रैकेट में A का मतलब क्या हो गया? A की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन हो गई कैपिटल ब्रैकेट में A का मतलब। और अगर हम D के साथ में A को ऐड करें तो dA का मतलब क्या हो गया? कि D का मतलब आप लगातार जानते हैं, D का मतलब होता है चेंजिंग, समझते हैं आप, या माइन्यूट चेंजिंग। तो dA का मतलब क्या हो गया? कि A की कंसंट्रेशन में होने वाली माइन्यूट चेंजिंग। और ये चेंजिंग कैसी समझते हैं आप? चेंजिंग नेगेटिव है, क्योंकि रिएक्टेंट है, खर्च होता है, इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, तो कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज नेगेटिव है। तो dA का मतलब कुल मिला के हो गया कि A की कंसंट्रेशन में होने वाली माइन्यूट चेंजिंग, और dt क्या है? इस कंसंट्रेशन में होने वाली माइन्यूट चेंजिंग में लगने वाला टाइम है dt। ये समझा आपने? तो अलग अलग टर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर इकट्ठे आपसे हम बात करें ये dA/dt के बारे में, इकट्ठे इसके बारे में बात करें, तो जरा ध्यान दें आप, dA क्या है? A की कंसंट्रेशन में होने वाली कमी है, या A की कंसंट्रेशन जितनी घटी है वो है dA/dt क्या है? उसमें लगने वाला टाइम। तो ओवरऑल अगर हम इतने के बारे में बात करें तो आप शायद समझे होंगे, ये ओवरऑल dA/dt का मतलब हो गया कि A की कंसंट्रेशन घटने की दर, चूंकि रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो dA/dt ये हो गया A की कंसंट्रेशन घटने की दर। ये समझे आप? और आगे भी आप ऐसे ही समझ लेंगे। इक्वल टू, अब की बार हम बात करने वाले हैं रिएक्टेंट B के बारे में। तो फिर से रिएक्टेंट है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव 1/ नंबर ऑफ मोल्स, तो 1/m2 इंटू dB/dt। D का मतलब माइन्यूट चेंजिंग, B का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ B, माने कंसंट्रेशन B में होने वाली माइन्यूट चेंजिंग या कंसंट्रेशन में होने वाली कमी। तो dt क्या है? लगने वाला टाइम है, या ओवरऑल बात करें तो B की कंसंट्रेशन घटने की रेट है ये। इक्वल टू, अब की बार हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखने वाले हैं, तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव 1/ नंबर ऑफ मोल्स मीन्स n1 इंटू dC/dt। चीज़ें समझते हैं आप? इक्वल टू पॉजिटिव 1/n2 dD/dt। तो ये तो हो गया कि इस रिएक्शन का रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, और हम ये समझते हैं कि इसके बेसिस पे आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन हमारे सामने है, रिएक्शन अगर है n2 + 3H2 = 2NH3, इस रिएक्शन का रेट लॉ हमको लिखना है। तो सबसे पहली बात, रिएक्शन से क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे पता हो रही हैं वो ज़रा समझ लें आप। अगर पूरा रिएक्शन 50 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है
और वाकई में ये कंप्लीट होना हम बोल भले रहे हैं, वाकई में रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कभी भी 100% कंप्लीट होते नहीं हैं, क्योंकि आप समझते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन एक साथ में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे समझ लें आप, तो अगर ये रिएक्शन 50 सेकंड में बाय द वे कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन से ज़रा समझें आप, जितने टाइम में मीन्स अगर 50 सेकंड में N2 का 1 मोल खर्च होगा तो उसी टाइम में H2 का 3 मोल खर्च होगा और उसी टाइम में NH3 का 2 मोल बनेगा। माने समझें आप बात को, सेम टाइम में, माने सबके खर्च होने की दर सबके बनने की रेट बराबर हो। हमने आपसे शुरू में ही बोला था ये जरूरी नहीं है, यह बराबर तभी होता जबकि सबके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम रहे होते। तो आप देखते हैं क्या होगा, जितने टाइम में N2 का 1 मोल खर्च होगा, चूंकि रिएक्टेंट है खर्च होंगे, तो जितने टाइम में N2 का 1 मोल खर्च होगा उतने ही टाइम में H2 के 3 मोल खर्च होंगे और उतने ही टाइम में NH3 का 2 मोल बनेगा। और इसी बात पर फोकस करता है रेट लॉ। तो अगर इस रिएक्शन का रेट लॉ हमको लिखना पड़ा तो हम कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं, लिखेंगे R मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रिएक्टेंट है ना N2, पहले N2 के सेंस में लिखेंगे, बाद में H2 के सेंस में, बाद में प्रोडक्ट NH3 के सेंस में। तो R इक्वल टू नेगेटिव साइन D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपान dt, ये क्लियर है, इक्वल टू नेगेटिव साइन 1 अपान नंबर ऑफ मोल्स या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन के सेंस में हम लिखने जा रहे हैं। तो नेगेटिव 1/3 D का मतलब माइन्यूट चेंजिंग किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान इसमें जो टाइम लगा है dt, इक्वल टू प्रोडक्ट है ना NH3, तो पॉजिटिव 1/2 D NH3 अपान dt। तो ये तो सिंपल में इस रिएक्शन का रेट ला ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर बाय द वे कोई भी रिएक्शन आपके सामने है उस रिएक्शन का रेट ला आप ऐसे ही लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज जितनी है मीन्स D नाइट्रोजन के लिए DN2 और अपान यूज्ड टाइम, ये सारे टर्म आप समझते हैं। तो ये तो रेट लॉ हो गया। अब जरा आपसे हम ये बात कर लेते हैं कि रेट लॉ पे प्रॉब्लम आपको किस तरीके की मिलेगी। हम एक न्यूमेरिकल से जरा स्टार्ट करते हैं। बाय द वे आपके सामने ये न्यूमेरिकल हो, तो जैसे ही न्यूमेरिकल हमारे सामने है तो हम देखते हैं कि रेट लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। बाकी चीज़ें हमने आपसे पहले बताई। तो हमारे पास अगर न्यूमेरिकल है, किसी अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 में N2 के खर्च होने की रेट हमको पता है कितनी, 3.0 × 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड। तो हमको पता करना है कि इस रिएक्शन में अगर नाइट्रोजन के खर्च होने की रेट ये है तो हाइड्रोजन किस रेट से खर्च होगा, अमोनिया किस रेट से बनेगी, और टोटल ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या होगी, ये चीज़ें हमको पता करनी है। तो देखिए ये हम करते कैसे हैं, तो आप जानते हैं रेट लॉ के बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होगा, हम इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखने वाले हैं। और कैसे लिखेंगे जानते हैं आप, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखेंगे R इक्वल टू रिएक्टेंट के टर्म में, तो अच्छा रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में, और फिर प्रोडक्ट अमोनिया के टर्म में। तो R इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में नेगेटिव 1 अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो नेगेटिव 1/1, तो कोई मतलब इसका बनेगा नहीं, तो नेगेटिव खाली लिखते हैं। तो नेगेटिव DN2 अपान dt, ये तो नाइट्रोजन के टर्म में हो गया, इक्वल टू फिर से रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो नेगेटिव 1 अपान नंबर ऑफ मोल्स या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 3 है बाय रिएक्शन, इनटू DH2 अपान dt इक्वल टू प्रोडक्ट अमोनिया है तो पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव 1/2 इंटू DNH3 अपान dt। ये तो इस रिएक्शन का रेट लॉ हमने लिखा। अब इसमें एक चीज़ आप समझें, ये क्या है, ओवरऑल अगर देखें तो ये ओवरऑल नाइट्रोजन के खर्च होने की रेट है, ये क्या है DH2 अपान dt, ये हाइड्रोजन के खर्च होने की रेट है, और ये DNH3 अपान dt ये अमोनिया के बनने की रेट है। इसमें से एक वैल्यू हमको पता है, कौन सी वैल्यू,
इसमें से ये वैल्यू हमको पता है, और ये वैल्यू है कितनी, ये दिया गया है ना 3.0 इंटू 10⁻², ये वैल्यू हमको पता है। तो हम एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो आगे हम लिखेंगे R इक्वल टू नेगेटिव, ये तो फार्मूले का नेगेटिव है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दें, ये नाइट्रोजन के खर्च होने की रेट है, और खर्च होने का रेट क्या होगा, खर्च होने की रेट का मतलब क्या होता है, खर्च होने की रेट का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज नेगेटिव है, चूंकि खर्च हो रहा है ना। तो ये तो फार्मूले का नेगेटिव हमने लिखा ब्रैकेट में, चूंकि कंसंट्रेशन घट रही है तो ये फिर से हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, चूंकि रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव साइन ही यूज़ करते हैं। ये तो फार्मूले का नेगेटिव था, ये वैल्यू का नेगेटिव, तो नेगेटिव 3.0 इंटू 10⁻² इक्वल टू बाकी चीज़ें, ये वैल्यू हमको जो पता थी वो हमने लिखा, बाकी चीज़ें नहीं पता है, बशर्ते निकालना है। तो नेगेटिव 1/3 dH2/dt, और ये पॉजिटिव 1/2 dNH3/dt। अच्छा, आपने ध्यान दिया कि सारी वैल्यू बराबर है, सारी वैल्यू आपस में बराबर है, और ये वैल्यू हमको पता है, तो इसमें से कोई भी दूसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में हैं बराबर, हम एक बार इसको इसके बराबर दिखा देंगे तो इसकी वैल्यू, हाइड्रोजन के खर्च होने की वैल्यू हमको मिल जाएगी। फिर इसको हम इसके बराबर दिखा देंगे तो अमोनिया के बनने की रेट हमको पता हो जाएगी, फिर ये सिंपल में रेट ऑफ रिएक्शन भी हमको मिल जाएगा। इजी है ना। तो हम अभी एक काम करते हैं, अभी हम ये दोनों को आपस में दिखाते हैं बराबर, जो कि है भी। तो हम लिखते हैं माइनस, अच्छा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3.0 इंटू 10⁻² इक्वल टू, हम हाइड्रोजन की वैल्यू निकालने वाले हैं या हाइड्रोजन के खर्च होने की रेट निकालने वाले हैं, तो इक्वल टू -1/3 dH2/dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा dH2/dt इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -9.0 इंटू 10⁻²। ये तो वैल्यू हमको मिल गई। ये हाइड्रोजन के खर्च होने की रेट हमको पता चली कि हाइड्रोजन जो है उसके खर्च होने की रेट ये है, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मीन्स हमको यहाँ से ये पता चला कि हर सेकेंड हाइड्रोजन इस रेट से, माने हर सेकेंड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतने मोल पर लीटर हर सेकेंड घटेगी, ये हमको पता चला। तो पहली वैल्यू तो हमको मिल गई, ध्यान दें आप, हाइड्रोजन के खर्च होने की रेट हमको मिल गई है। नोट कर देते हैं यहाँ पे, ये पहला आंसर है। तो -9.0 इंटू 10⁻², ये पहला आंसर हमको मिला। अब ये काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम अमोनिया के बनने की दर भी पता कर लेंगे। तो हम फिर से अब की बार क्या करने वाले हैं पता है, अब की बार हम इसको इसके बराबर दिखाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बराबर हैं। तो अगली बार हम लिखने वाले हैं 3.0, माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया है, 3.0 इंटू 10⁻² इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 dNH3/dt। और dNH3/dt मीन्स अमोनिया के बनने की रेट, यही हमको पता करना है। तो हम लिख देंगे dNH3/dt। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6.0 इंटू 10⁻², और ये पॉजिटिव है मीन्स बनेगा, ठीक है। तो अभी हमको ये पता चला कि अमोनिया के बनने की जो रेट होगी वो 6.0 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड होगी, माने यूनिट फिर से सेम रहेगी। तो हमको पता चला कि पर सेकेंड अमोनिया की कंसंट्रेशन इतने मोल पर लीटर इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और अभी हमको सिंपल में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था। अच्छा, दूसरी वैल्यू हमको मिल चुकी है, मीन्स NH3 के बनने की रेट भी हमको मिल गई है। NH3 के बनने की रेट क्या है, ये पॉजिटिव है,
तो कितनी है 6.0 इंटू 10⁻²। तीसरी वैल्यू जो कि क्या है, हमको रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे वो जरा देख लेते हैं। आपने ये इक्वेशन पे ध्यान दिया, सारी वैल्यू बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम नाइट्रोजन के टर्म में भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के टर्म में भी निकाल सकते हैं, अमोनिया के टर्म में भी निकाल सकते हैं। और बाय द वे आपने शायद ध्यान दिया, ये वैल्यू हमको पता थी और अभी जस्ट हाइड्रोजन के खर्च होने की रेट मीन्स ये वैल्यू भी हमको मिल गई है, ठीक है। और अमोनिया के बनने की रेट मीन्स ये वैल्यू भी हमको मिल गई है। तो सारी वैल्यू हमको मिल गई है, तो हम किसी के भी टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और हम तीनों ही के टर्म में निकाल रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हर तरीके से बराबर ही मिलने वाला है। कैसे, तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन के टर्म में निकाल रहे हैं। हम सबसे पहले नाइट्रोजन के टर्म में निकाल रहे हैं। तो R= आप जानते हैं फार्मूले का नेगेटिव साइन, और नाइट्रोजन के खर्च होने की दर ये दिया गया था। चूंकि रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन फिर से यूज़ करेंगे। 3.0 इंटू 10⁻²। वैल्यू क्या मिलेगी 3.0 इंटू 10⁻², और यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर इसी रेट ऑफ रिएक्शन को मीन्स R को हम H2 के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में निकालें, तब क्या होगा। R= यहाँ से ले लेते हैं, R= -1/3 dS2/dt, और dS2/dt की वैल्यू हमको मिल गई है कितनी -9.0 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से R= हाइड्रोजन के टर्म में निकाल रहे हैं, माइनस फार्मूले का -1/3, और इसकी वैल्यू नेगेटिव मिली है तो -9.0 इंटू 10⁻²। तो आप देखेंगे वैल्यू फिर से कितनी मिली, सिंपल हो गया, हमको फिर से इतना ही मिल गया 3.0 इंटू 10⁻², और यूनिट फिर से वही है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर हम अमोनिया के टर्म में निकालें तो NH3 के टर्म में अगर हम निकालते हैं तो फिर से R= क्या लिखेंगे +1/2 dNH3/dt, और dNH3/dt की वैल्यू हमको यहाँ से ये मिली है, तो +1/2, और वैल्यू कितनी है 6.0 मीन्स dNH3/dt की वैल्यू यही मिली है ना। तो 6.0 इंटू 10⁻², और आप देखेंगे सिंपल हो गया, फिर से कितना मिला 3.0 इंटू 10⁻²। तो अभी आपने ये देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पे हमने R निकाला। R क्या है आप समझते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स थर्ड चीज़ जो हमको निकालनी थी अभिक्रिया की दर, वो हमने निकाला N2 के टर्म में, नाइट्रोजन के टर्म में, और दूसरे रिएक्टेंट हाइड्रोजन के टर्म में, और प्रोडक्ट NH3 के टर्म में। आपने देखा हर तरह से मिलने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, और ये चीज़ आपने समझा। तो वैल्यू क्या मिली है वो हम नोट भी कर देते हैं, 3.0 इंटू 10⁻²। इस तरीके से हाइड्रोजन के खर्च होने की दर जो हमको निकालना था वो हमने निकाल लिया, NH3 के बनने की दर जो हमको निकालना था वो हमने निकाल लिया है, और रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर भी फाइनली हमने निकाल लिया। और ये सारी ही चीज़ें हम कर पाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो आप शायद ये समझ गए होंगे कि वाकई में अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, और इसके क्या मायने हैं, और इसके एप्लीकेशन क्या है, इनको हम किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे। तो इस तरीके से रेट लॉ ऑफ रिएक्शन पे जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिले वो न्यूमेरिकल आप करें। दिक्कत तो फ़िलहाल नहीं आनी चाहिए, फिर भी बाय द वे अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो समस्या अपनी ज़रूर बताएंगे आप, और बाकी हम देखेंगे उसको। थैंक यू।